MDH मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH MD। नमस्कार, जी न्यूज़ पर खास कार्यक्रम पोल ऑफ पोल्स में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले क्या आ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुमान। एग्जिट पोल में अब की बार किसकी सरकार, लगभग सभी एग्जिट पोल्स का एक ही नतीजा जो है सामने आ रहा है। अभी तक सभी एग्जिट पोल्स में नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैं सभी के लोकप्रिय नेता। जी हाँ, मतदान खत्म होते ही आए एग्जिट पोल के नतीजे। एग्जिट पोल्स में सबके हैं अपने अपने अनुमान, लेकिन सभी एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए की बड़ी जीत जो है दिखाई दे रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल में भाजपा अकेले दम पर 300 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। यही नहीं, दक्षिण भारत में भी भाजपा बड़ी ताकत बनी हुई दिखाई दे रही है इन रुझानों में, और तमिलनाडु में भाजपा के वोट शेयर में एक बड़ा इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी एनडीए स्वीप करती हुई दिख रही है। राजस्थान में हालांकि भाजपा को कुछ नुकसान होता दिख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल के रुझानों की बात हम बता रहे हैं। वहीं पंजाब में भाजपा के वोट शेयर में एक बड़ी उछाल जो है वो दिखाई दे रही है, अपने आप में बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से बढ़त बनाती दिख रही है, और दिल्ली में भाजपा 6 से 7 सीटें जीतने का अनुमान इन एग्जिट पोल्स में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। तो क्या एग्जिट पोल बदलेंगे एग्जिट पोल में, और क्या है इसका आधार, क्या कहते हैं आंकड़े और क्या दिख रहे हैं समीकरण, सभी पर होगी चर्चा विस्तार से। और इसमें खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ, और साथ ही रहेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी भी, जिन्होंने हर पल को अपने जहन में और कैमरों में कैद भी किया है। और इस पूरे सफर में साथ रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया रमा। तो जब इस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का जब हम जिक्र करते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का नारा दिया था, और उस वक्त कई सवाल इस लक्ष्य को लेकर उठाए जा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि एक बार फिर कमल खिलने की पूरी तैयारी है। और प्रधानमंत्री बतौर नेता, बतौर राजनीतिज्ञ किस तरह से देश की नब्ज और मिजाज को समझते हैं, ये एग्जिट पोल का इशारा है। साथ ही साथ एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कैसे एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, कौन बनेगा 4 जून का सिकंदर, और 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए हमें 2 दिन का इंतजार करना होगा। और हम जानते हैं कि 4 जून को मतगणना होनी है, परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं देश के मूड का थोड़ा बहुत अंदाजा जता दिया है। और इस मूड को अगर हम देखें तो इस एग्जिट पोल में अगर हम बात करते हैं डी डायनामिक्स की, तो 371 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, और इंडिया अलायंस को 125 सीटें और अदर्स को 47 सीटें ये दे रहा है। दैनिक भास्कर की अगर हम बात करते हैं, रिपब्लिक टीवी की अगर हम बात करें तो 353 से 368 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 118 से 133 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं, 43 और 48 सीटें जो हैं वो अदर्स को मिल रही हैं। और इसके साथ ही अगर दैनिक भास्कर की बात करते हैं तो 285 में से 350 सीटें एनडीए को, 145 से 201 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को मिल रही है, और जो अदर्स के खाते में जा रही हैं वो 33 से 49 सीटें जा रही हैं। साथ ही न्यूज़ नेशन का सर्वे भी है, 342 से 378 सीटें एनडीए को, और इंडी गठबंधन को 153 से 169 सीटें मिल रही हैं, और 12 से 32 जो हैं वो अदर्स को मिल रही हैं। सी वोटर का सर्वे भी यही आंकड़े कहता है, 353 से 383 के बीच एनडीए को, 152 से लेकर 182 के बीच जो है वो इंडिया अलायंस को, और अदर्स को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो आंचल, सभी जो ये एग्जिट पोल के सर्वे हैं एक जैसी बात ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही कहानी इसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लगातार अगर इन एग्जिट पोल पर हम नजर डालें तो बम्पर हैट्रिक की तैयारी है। वहीं जिस तरह से जो अदर्स की भूमिका है, छोटे दल वो पैठ बनाते हुए नजर नहीं आए, और खास तौर पर कई जो चौंकाने वाले नंबर्स जिनका जिक्र किया गया। देखिए यहाँ पर रिपब्लिक टीवी
पी मार्क की अगर बात करें तो एनडीए को लेकर 353-368 का जो एग्जिट पोल ये नंबर्स इशारा करते हैं। वहीं इंडी गठबंधन अगर पिछले 2019 की बात की तो सैकड़ा पार नहीं कर पाई थी। यहाँ पर 118-133 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पर अगर अदर्स का हम जिक्र करें तो 43 से 48 सीटें उनके खाते में जाती हुई। अदर्स का जब हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रमा, तो जिसमें बीजेडी की हम बात कर रहे हैं, टीडीपी की हम बात करते हैं, यहाँ पर ये तमाम वो दल जो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिहाज से इंडी और एनडीए के साथ आए, उनके प्रदर्शन पर भी रहेगी नजर। टीवीएन भारतवर्ष यानी कि तमाम एग्जिट पोल जो टीवी यानी कि टीवी चैनल्स हैं उनके द्वारा किए गए हैं। 342 सीटों का आंकड़ा एनडीए के लिए, 166 इंडी गठबंधन, वहीं 35 जो है वो अदर्स के खाते में जाती हुई। जन की बात का अगर जिक्र किया जाए तो 362 से 392 और वहीं यहाँ पर 150 के पार जाता हुआ इंडी गठबंधन और 10 से 20 सीटें का मवेश स्थिति देखी जाए तो अदर्स की है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो 359 और 154 सीटें पार करता हुआ इंडी गठबंधन। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था और किस तरह से देश के मूड को समझते हुए सामने आए हैं, ये उस वेव की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस मोदी मैजिक की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर भरोसा जताया गया। भरोसा प्रधानमंत्री की गारंटी का, भरोसा की किस तरह से जो तमाम योजनाएं चलाई गई उस पर कहीं ना कहीं पब्लिक ने अपना भरोसा जताया है। बिल्कुल, और इसी पर हम बात करेंगे। जिस तरह की ये कहानी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से ये नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, इन रुझानों पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय और क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस और अन्य दल। इसी के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद हैं, एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ गरिमा दसौनी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आना चाहेंगे। जो ये नतीजे आए हैं, आपको लगता है कि जिस तरह के अनुमान लगाए गए थे उसी के मुताबिक? देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जनता का रुख पहले भी आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और बहुत सारे चैनलों के जो लोग जाते थे वो दिखाते थे, जनता मोदी जी पर विश्वास करती है और वो भरोसा आज आपके सर्वे के माध्यम से, बहुत सारे सर्वे के माध्यम से वो देखने में आया। क्योंकि मोदी जी जो कार्य किए थे, विकास का कार्य, वो विश्वास में तब्दील हुआ। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा दिखाया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी कहते थे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे, गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे, तो मोदी जी ने ऐसा कार्य किया। जो भी योजना लेकर मोदी जी आए थे वो गरीबों के लिए लेकर आए थे। तो आप देखी होंगी कि 2014 के बाद जब 19 में चुनाव होते हैं, उस समय भी लोग क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग को छोड़कर लोग विकास को वोट करते हैं, राष्ट्रवाद को वोट करते हैं। और एक वर्ग जो आप लोगों की तरफ से नया नाम दिया गया था, लाभार्थी वर्ग, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। जो गरीब होता है, चाहे उसको शौचालय योजना का लाभ मिलता है, उजाला योजना का, उज्ज्वला का, किसान सम्मान निधि का, और गरीब अगर बीमार हो जाता है दवा का। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है, ये मानकर चला कि देश में ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार पहली बार बनी है जो चिंता कर रही है, जो हमारी सरकार लग रही है, जो वाकई में क्या होना चाहिए उस पर फोकस कर रही है। तो इस नाते जनता ने वोट दिया। तीसरी बात आप देखेंगी कि जो विपक्ष था वो केवल और केवल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रहा था। अगर आपके चैनल के माध्यम से ही पत्रकार और लोग जब पूछ रहे थे कि भाई ये कौन सा गठबंधन है, बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन होता है, बाद में टूटता है, लेकिन जिस समय के लिए गठबंधन रहता है उस समय की विचारधारा तो एक होती है। लेकिन आपको पूरब से शुरू करूंगा। पूरब में गठबंधन पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ होता है और बीच में वो गठबंधन टूट जाता है कि नहीं, हम चुनाव के बाद मिलेंगे, यहाँ हम एक दूसरे को बताएंगे कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया। वो ही गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होता है, लेकिन वो पंजाब में कहता है कि भाई सबसे ज्यादा अगर पंजाब को पीछे धकेलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस भी बताती थी कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, यहाँ तो आतंकवादी सर उठाने लगे। और केरल में लेफ्ट पार्टी कांग्रेस को गाली देती थी, पश्चिम बंगाल में साथ रहते थे। तो जनता ने इस कंफ्यूजन को देखा और जनता ने माना कि एक तरफ अस्पष्टता है, विश्वसनीयता है, विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। तो लोगों ने
स्पष्टता को अपनाया, मोदी जी के विकास को, मोदी जी के विश्वास को। जी, आपने जो बात कही, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। हमारे साथ हमारे जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स है वो भी मौजूद हैं, संवाददाता जुड़ी हुई है, श्यामा मुंबई से, राजेश राज दिल्ली से, न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चौगांकर साहब भी हैं। लेकिन सबसे पहले श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक ये है एग्जिट पोल में कि जो दो धड़े बटे, चाहे हम बात करते हैं एनसीपी की या फिर हम बात करें शिवसेना की, दोनों में ही जो पेरेंट पार्टी है उसके नंबर्स ज्यादा हैं। जी आंचल, जिस सिंपैथी वेव की हम बात कर रहे हैं वो लगातार जो रैली के समय में या जो कैंपेनिंग हो रही थी उस समय में हर पार्टी कह रहा था एक सिंपैथी वेव उनके साथ है, लेकिन ये एग्जिट पोल्स दिखा रहा है कि सिंपैथी वेव जो था, जो मुख्य पार्टी थी, जिनसे पार्टी बटी है, जिनसे पार्टी टूटी है, उनके पास ये सिंपैथी वेव जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर बात कर लें यहाँ पर तो उसे नुकसान होता हुआ नहीं नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रहा था लगभग वो सीटें वो जीतता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में। लेकिन यहाँ पर अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें या अजीत पवार की बात करें तो बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जितने उन्होंने नंबर्स पे लड़े थे उतने नंबर्स वो नहीं जुड़ा पाए हैं, और अजीत पवार के इसमें तो खाते में 0 से 1 सीट खाली दिखाई जा रही है। तो ये बहुत एक धक्कादायक बात यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सभी को साथ में लेके चला था। एनडीए जो थी उन्होंने एक बहुत बड़े बातों पर ये सबको साथ में लाके ये बात की थी कि ज्यादा वोट्स उनके पास आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई उल्टा पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस जो 2019 में उन्होंने सिर्फ एक ही सीट, बड़ा सवाल श्यामा ये है कि बारामती की सीट बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहां से बेटी है, दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी है, और 2 गुटों में 2 फाड़ होने के बाद पहली बार ये जो दोनों पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट पार्टी है उसे साफ तौर पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ चौगांकर साहब भी मौजूद हैं। चौगांकर साहब, खास तौर पर हम ये तो देख ही पा रहे हैं कि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत की ओर ले जाते हुए, लेकिन इंडी गठबंधन का अगर हाल देखें तो जिसका दावा किया गया तमाम चुनावी रैलियों में, हम बात करते हैं खासतौर पे खड़गे साहब ने कहा कि भाई हम तो इतने ज्यादा नंबर से आगे आएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो तो एग्जिट पोल से भी परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे क्या परेशानी है? देखिए, अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2014 का जो चुनाव परिणाम रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, 2019 का पास आगे बाद जो चुनाव परिणाम रहा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में, 2014 में 282 सीट्स आई थी और 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। उसी का विस्तार 2024 में हमें एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और जमीन पे महसूस हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। संख्या बल को लेकर चल रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 303 सीटें जीती थी, क्या उतनी सीटें लेकर आएंगे, या 2014 में जो 282 सीटें जीती थी उसके बीच में कहीं रहने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया था कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार, तो तब यह तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी 303 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के बाद अमित शाह ने जिस तरह संगठन देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का काम रहा है 2014 से लेकर 2024 तक, उस आधार पर जनता ने वोट किया है। और आप देखेंगे कि सारे एग्जिट पोल एक दिशा में बता रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि तमाम तरह के सर्वे एजेंसी जो है एग्जिट पोल है वो 300 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिखा रहे हैं, और कोई भी सर्वे ये बता नहीं रहा कि कहीं विपक्ष को चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व एनडीए का कर रही है, और विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है इंडिया गठबंधन का, दोनों के बीच में दुगने सीटों का अंतर दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये बताता है कि 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है उसके बाद देश की जनता तीसरी बार मोहर लगाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के अंदर जा रहे हैं। विपक्ष 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे सका। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोलते रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा, और मैं मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने इन 3 का जिक्र किया, और इन तीनों से घिरा विपक्ष गठबंधन की जो पार्टियां थी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सब प्रधानमंत्री ने जो जिक्र कहा था। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात भी कही थी कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, महिला है, युवा है, गरीब और किसान है। इन चारों जातियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल काम किया और इन चारों जातियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट किया है। और जो विपक्ष जातियों की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री की बताई हुई 4 जातियों पर देश की जनता ने, इन 4 जातियों ने मोहर लगाया है। युवा ने बीजेपी को वोट दिया, महिला ने दिया, गरीब ने दिया और किसान लोगों ने दिया है। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं जो विकास की राजनीति को एक नई दिशा प्रधानमंत्री ने दी, आप कह रहे हैं कि जो उसकी वानगी है वो इस रुझान में दिखाई दे रही है। हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर एग्जिट पोल की बात देखें तो यूपी में भी बड़ी बढ़त जो है बीजेपी और एनडीए जो है बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेड था ये? क्या कुछ इसके पीछे जो है समीकरण रहे और किस तरह के जो मुद्दे, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर जातिगत राजनीति बहुत हावी रहती थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4 जातियां हैं उनको प्राथमिकता दी, वो उसका असर इस पर दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से रमा, अगर देखें तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें भाजपा के लिए काफ़ी बढ़त है। 2019 के मुकाबले भाजपा खुद अकेले उन आंकड़ों को पार करके चल रही है। भाजपा और सहयोगी दलों को लेकर कम से कम हर आंकड़ों का भी, हर एग्जिट पोल का अगर औसत लेके चले तो 68 से 70 सीटें कहीं ना कहीं मिलती दिख रही हैं भाजपा और सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन को। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में होती है, पूर्वांचल में वो स्थितियाँ अभी भी वही बरकरार हैं, लेकिन ये है कि जब जातियों के आधार पर ही गठित राजनीतिक दलों से गठबंधन जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो जातियां उस राजनीतिक दल से जुड़ जाती हैं। इस चुनाव में ये देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी ने यादों से अलग जो अन्य जातियों को जहां पर टिकट दी है, वहां पर भाजपा के जनाधार से पूर्ववर्ती 2019-2014 के चुनाव में रहने वाली जो जातियां थी वो कहीं ना कहीं खिसकी हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत ही कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कोई इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा, इसकी उम्मीद खुद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं थी। बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने इससे मिलकर, इससे पहले बढ़कर 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और हमेशा इस बार भी ऐसा होगा कि बसपा का जो चुनाव प्रतिशत होगा वो कांग्रेस से ज़्यादा ही होगा। बसपा इस बार पूरे चुनाव में कहीं नहीं है, किन्हीं भी सीटों पर इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो फाइट देने की स्थिति में हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बसपा का जो कोर वोटर है, बसपा का कोर वोटर बसपा को ही वोट करता है, लेकिन बसपा का जो यंग वोटर है, बसपा का जो प्रतिक्रियावादी वोटर है, बसपा का जो राजनीतिक रूप से अपने को सजग मानने वाला वोटर है, खास करके युवा वोटर, वो कहीं ना कहीं अगड़ी मानसिकता के विरोध में जाकर मतदान करता है। और वो समाजवादी पार्टी को कितना वो वोट जाएगा, बसपा का वोट कितना समाजवादी पार्टी में, उनके प्रतिक्रियात्मक वोट कितने समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ये तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर स्थितियां क्या होती हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा। मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो कहीं किसी तरीके से बंटवारा नहीं हुआ जिस तरीके से 2019 में हुआ है। तो निश्चित तरीके से मान के चलिए कि भाजपा अपना जो पुराना जो प्रदर्शन है उससे कहीं नीचे प्रदर्शन करने वाली नहीं है। ये उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा जबरदस्त तरीके से जहां आघात लगने की बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही थी वो ऐसा नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, आपने जो बात कही इसी पर एक टेक समीर जी का लेते हैं। समीर जी, 2019 की बात मैं करती हूँ जहां पर, क्योंकि बसपा का जिक्र लगातार अश्विनी कर रहे हैं और बहुत सही आकलन उन्होंने दिया कि 2019 में 40 सीटों पर बसपा ने अपने तमाम प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो जो 40 सीटें जिसपे वो नहीं लड़ी वो सीधा वोट जो था वो भाजपा के खाते में गया। इस बार 80 के 80 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको क्या लगता है जो वोटर बसपा के साथ नहीं है वो सपा में तो पहले भी शिफ्ट नहीं हुआ, उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा भाजपा को? देखिए, 2024 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसे 2019 के चुनाव से थोड़ा अलग चुनाव में देखता हूँ। 2019 में मायावती का, समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी का गठबंधन था। इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय न जयंत चौधरी थे, न ओम प्रकाश राजभर थे उस समय। मुझे लग रहा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चुनौती दी थी, क्योंकि उस समय मुस्लिम वोट में समाजवादी और मायावती के साथ एकजुट था, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया था। और यही कारण था कि 2019 में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती थी और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर जीती थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि 2024 में हमें ये चुनौती मिल सकती है, तो देखिए इस बार मायावती गठबंधन के साथ नहीं है। इस बार जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं वहां पर।
और जो एक बड़ा कुर्मी वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें अनुप्रिया पटेल पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है अपना दल, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो विधायक बनी थी पटेल, पल्लवी पटेल, वो जिसने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था विधानसभा चुनाव में, वो ओवैसी के साथ चली गई। तो कुर्मी का जो वोट था, जो अखिलेश यादव को मिलने की संभावना थी, वो टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का इंटैक्ट रहा है। बसपा का जो कोर वोटर था, जिसमें मुसलमान था, वो मुसलमान पूरी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन के साथ चला गया है। बसपा के अंदर जो सिर्फ जाटो वोट था, जो कोर वोटर है मायावती का, वह मायावती के साथ जुड़ा रहा है 6 से 7%। बाकी जो दलित वोट था, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बढ़ चुका है। और यही कारण है कि जो समाजवादी पार्टी को 12 और 15 सीटें दिखाई जा रही है, बसपा का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस का वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हो गया है तेलंगाना में, उसी तरह से मायावती का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है कि वो 12 से 14 सीटें जीत रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है, 4 से 5% का वोट बैंक है। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जानती है कि वो सिर्फ 2 सीटों में उम्मीद कर रही है, एक बाराबंकी सीट से जहां से पीएल पुनिया के बेटे लड़ रहे हैं, और रायबरेली की सीट। बिल्कुल बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, आपके विश्लेषण से जो निकल कर आई है। गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इन रुझानों को देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा दावा जो है आपके गठबंधन का भी था, लेकिन गठबंधन में कहीं एकता नजर नहीं आई। क्या इसका क्या ये जो परिणाम है आप मानती हैं कि इसी वजह से है, या क्या आधार आप इसका देना चाहेंगी? देखिए, मैं आपत्ति करूंगी पहले आपके था शब्द पर, इसलिए क्योंकि हमारा दावा था नहीं, हमारा दावा है। क्योंकि हम रुझानों की बात कर रहे हैं गरिमा जी, रुझानों की हम बात कर रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ, रुझान तो रुझान है, दावे तो दावे हैं, दावों का क्या। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एग्जिट पोल कितनी मर्तबा धत्ता साबित हुए हैं, या कितने मर्तबा वो औंधे मुंह गिरे हैं। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आए तो मेरे पास यहाँ सामने फैक्ट्स हैं। 2004 के चुनाव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ कयास एग्जिट पोल्स के द्वारा ये लगाए जा रहे थे कि वो प्रचंड बहुमत से वापसी कर रहे हैं या सरकार बना रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ कि उनको गरिमा जी 2004 में 2004 की यूपीए जो कांग्रेस थी ना, तो वो 2024 में अब उस तरह की यूपीए कांग्रेस जिसको आप कहते हैं वो है, और ना 2004 में जो एनडीए था अब वो वैसा एनडीए 2024 में। तो ये तो जो आप बेस इसको कह रही है, इसका बेस का विश्लेषण नहीं मैं मानूंगी। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप जो तुलना कर रही हैं वो भी अपनी जगह सही है। मैं तो ये बता रही हूं कि एग्जिट पोल कितनी जगह पर झूठे साबित हुए, वो आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं कि देश के सामने। पत्रकार महोदय, आप किसी दल विशेष के हैं क्या जो इतनी सुई चुभ रही है? रुकिए, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। बात अभी शुरू ही की है, अभी तो आगाज किया है। आपने तो लंबी तकरीर की, हमने सुनी शांति के साथ। आगे आगे तो सुनिए। अब देखिए 2014 के जो चुनाव थे यूपी के असेंबली, 2017 के हंग असेंबली बोली थी ज्यादातर एग्जिट पोल्स में 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि नया नया ताजा नोटबंदी हुआ था। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि नोटबंदी से लाइनों में कतारों में लगकर लोग बहुत नाराज हैं भाजपा से, इसलिए हंग असेंबली आएगी। लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी के संग भाजपा आई, तो वहां एग्जिट पोल फेल हो गए। इस बार आप ताजा ले लीजिए 2023 में, 2023 के सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी बता रहे थे कि कांग्रेस रिपीट कर रही है, लेकिन वहां झूठे साबित हुए। मैं बहुत अभी भी सकारात्मक हूं, बहुत मजबूती के साथ। अगर ये नंबर्स आपके फेवर में होते तब आप क्या कहती गरिमा जी? तब भी आप यही कहती? नहीं, हम तब भी इंतजार करते फाइनल रिजल्ट्स का। जैसा कि मैंने कहा, गरिमा जी इंतजार सभी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, उसी पर चर्चा है। आपसे हम लेंगे समीर जी। जिस तरह से गरिमा जी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल हैं उन पर विश्वास जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो अविश्वास इस पर जता रही हैं, क्या इसकी वजह आप पाते हैं और किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई जगह तो बीजेपी भी कमजोर दिखाई दे रही है। मैं बोलूं? नहीं दिया था समीर जी, समीर जी आप अनम्यूट करिए। जी आपकी आवाज आ रही है समीर जी, बोलिए। गरिमा जी के साथ मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि 2024 में जिन एजेंसी ने एग्जिट पोल किया है, क्या ये एजेंसी 2004 के चुनाव में थी?
इसमें से एक भी एजेंसी 2004 में नहीं थी। 2004 में जिन एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया था, सिर्फ 3 एजेंसी उस समय एग्जिट करती थी। और मैं आपको एजेंसीज के बारे बता सकता हूं कि सबने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका नेतृत्व एनडीए कर रही है और यूपीए जिसका सोनिया गांधी का नेतृत्व कर रही है, बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। ये सारे एजेंसी का कहना था। और आप देखिए 2009 के अंदर भी इसी बात का जिक्र हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। किसी एजेंसी ने यह नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के नेतृत्व में 2004 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मैं खुद फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा था उस समय। देखिए, आप कांग्रेस को 2004 की मानसिकता से बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। 2004 और 2014 का 10 साल का कार्यकाल देश की जनता ने देखा है मनमोहन सिंह का, और 2014 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल भी देखा है जी। कांग्रेस को अब अगर अपनी रणनीति बनानी है, अगर वो 2004 के नेताओं के भरोसे बनाएगी, 2004 में जो कांग्रेस थी और 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी, उस हिसाब से अगर वो चलेगी, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती। 2014 के बाद देश की राजनीति बदली है, लोगों का मतदान करने का तरीका बदला है। 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने लगी है। आपने बहुत अहम बात की है समीर जी, इस मूड को ही तो भापना था, वो शायद वो भाप भी नहीं पाए। इसी पर सिंह साहब का टेक लेते हैं। कहिए सिंह साहब, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जिट पोल्स। मैंने तो अभी पूरा समाप्ति नहीं किया। कई चुनाव ऐसे हुए, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रही हूं। आपकी बात एजेंसी कोई भी रही हो, गरिमा जी 10 ये बात भी मानी कि गरिमा जी उसको छोड़ दीजिए, आप 2023 पे आ जाइए। लेकिन एजेंसी कोई भी रही हो, मैं क्रेडिबिलिटी पे बात कर रही हूँ कि हाउ मच वी कैन ट्रस्ट देम। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैंने, क्योंकि आप ऐसी कमरों में बैठे होंगे, लेकिन मैं 1.5 महीना उत्तर प्रदेश में लगा कर आई हूँ। मैं वहां की झुलसती हुई गर्मी झेल कर आई हूँ। मैं वहां देख कर आई हूँ मूड जनता का। ठीक है गरिमा जी, हमारे संवाददाता जो है वो भी लगातार गरिमा जी अच्छी बात है। देखिए, हम गरिमा जी अपने पार्टी के पक्ष में विश्वसनीयता दिखाना आपकी अच्छी बात है। गरिमा जी सुनिए, आप दूसरे का भी ख्याल रखिए, आप दूसरे की बातों को भी सुनिए। गरिमा जी, केवल अगर आप बोलती रहेंगी, दूसरे की नहीं सुनेंगी, तो अच्छी बातें निकल के नहीं आ पाएगी। गरिमा जी आप ध्यान से सुनिए। गरिमा जी देखिए, अभी 2023 में 7 राज्यों में चुनाव होते हैं और 90%, 1-2% नहीं, 90% जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उसके परिणाम सार्थक आते हैं। और कर्नाटक का आप सुनेंगे तो गरिमा जी, कर्नाटक और हिमाचल के 5 लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया था, जिसमें 4 लोगों ने स्वतः कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे और आपके लड़ने से मत जो है वो पेटियों में बंद हो गई है। बिल्कुल, ये तो 4 तारीख को आ जाएगा। एग्जिट पोल के ये नतीजे हैं। गरिमा जी बात का आप जवाब देंगे? देख लीजिए, भाजपा के गरिमा जी आप सुनिए, देखिए अब चुनाव समाप्त हो गया है। 2023 के चुनाव गरिमा जी चुनाव समाप्त हो गया, आपने बहुत सारी गाली देने का कहा, बहुत सारे निंदा करने का कहा, नकारात्मक बात की, लेकिन जनता ने नहीं माना। चलिए पूरे कार्यक्रम को सार्थक बैठ कर लेके जाते हैं ना। चलिए राजेश, चलिए राजेश है हमारे साथ। राजेश, वो कई स्टेट्स में गए हैं। राजेश, जिस तरह से गरिमा जी कह रहे हैं कि भाई हम एसी कमरों में बैठते हैं, लेकिन आपने लगातार वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। मैं बिहार का आपसे जिक्र करूंगी, तो बिहार में जिस तरह से इंडी गठबंधन का दावा था, खास तौर पर अगर हम आरजेडी की बात करें, तेजस्वी के कंधे पर बहुत सी उम्मीदों का दारोमदार था। 2019 में हालांकि आरजेडी की कोई सीट नहीं आई थी। ऐसे में यहां पर जिसे स्विंग राज्य माना जा रहा था बिहार, यहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया गया। जब तमाम एग्जिट पोल्स की हम बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, लगातार ये दावा किया गया एनडीए गठबंधन द्वारा संविधान खतरे में है। क्या लोग उसको तरजीह दे रहे हैं, या फिर जो असल मुद्दे, जो विकास की बात है, जिस गारंटी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री कई चुनावी जनसभाओं में गए, वो अहम मुद्दा रहा? देखिए आंचल, अगर बिहार और पूर्वांचल की परिस्थितियों का अगर हम जिक्र करें तो देश के अन्य हिस्सों से यहाँ की परिस्थितियां जो है वो बहुत भिन्न है। और शायद यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बिहार में जो जाति की दीवार खड़ी रहती थी, वो जाति की दीवार बिल्कुल ढह सी गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चमकदार चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जोरदार अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में रहकर
जीतने में कामयाब हुई थी और बीजेपी के प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी देश के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में 31 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी। और उससे पहले की अगर बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मनमोहन सिंह की सरकार दूसरी बार यूपीए 2 सत्ता में आई थी, उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और देश के जो परिणाम थे उससे अलग 40 में 32 सीटें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी 2009 में। और 2019 में वो आंकड़ा जो है 39 तक पहुंच गया था, यानी सिर्फ एक सीट जो थी किशनगंज की वो कांग्रेस को हाथ लगी थी। लेकिन 2014 और 2019 के बाद हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत बह चुका है और तमाम डेवलपमेंट के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो उनका डेवलपमेंट का एजेंडा रहा है उसके सहारे बीजेपी जो है सत्ता से बाहर गई, सत्ता में दोबारा वापस आई। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ आए, कभी जनता दल। तो नीतीश के साथ गठबंधन का कितना फायदा मानते हैं राजेश आप? नीतीश के साथ गठबंधन का कितना फायदा मानते हैं आप, खासतौर पर एग्जिट पोल्स को देखते हुए? मैं उसी पे आ रहा था कि जो पहले ये आकलन किया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नुकसान में रहेगी, या कहीं ना कहीं एक नया समीकरण जो है, नए समीकरण का सूत्रपात वहाँ पर हमने देखा। जब हम कोसी के इलाकों में गए, सीमांचल में गए, मिथिलांचल में गए, तो हमने देखा कि जो महिलाएं बड़ी तादाद में वोटिंग कर रही हैं वो जनता दल यूनाइटेड वाली सीटों पर ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, स्कूलों में पोशाक दिए, बेटियों को चढ़ने के लिए साइकिल दी, और इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है वो इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जब दोनों साथ आ रहे थे तो इसकी आलोचना हो रही थी कि शायद नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो मुझे मोटे तौर पर दिखाई पड़ रहा था, एग्जिट पोल आने के पहले भी हमने अपने जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अशोक श्रीवास्तव, उनके साथ जिक्र हो रहा था, तो हमने ये कहा था कि जेडीयू अपनी सीटें जो हैं वो लगभग 9 से 10 सीटें बचाने में कामयाब नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो जाति की दीवार 2014 और 2019 में गिर गई थी वो कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण के बहाने उस दीवार को कहीं ना कहीं फिर से खड़ी कर दी गई है। और लालू प्रसाद ने जिस अंदाज में वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करके जो टिकट बांटने का काम किया और बड़े तादाद में लवकुश समीकरण में जो डेंट करने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि बिल्कुल आपने जो बात की राजेश वो बहुत अहम है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जब हम बात करते हैं तो लालटेन में थोड़ी चमक फूंकने का काम उन्होंने किया है, लेकिन इतना नहीं कि वो नुकसान पहुंचा पाए एनडीए के गठबंधन को। अच्छा, लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी अकेली कितने ताकतवर उभर कर आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए मतदान के एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं सामने आ गए हैं और सभी नतीजे एक ही तरफ का रुख जो है अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल का हमें इंतजार करना चाहिए, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे प्रतिक्रिया एक लेना चाहेंगे छोटी सी। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि जो एग्जैक्ट पोल हैं, जो एग्जैक्ट नतीजे हैं उनको आने दीजिए, उसका इंतज़ार अभी करिए, उसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं, और ऐसा भी हुआ है पोल में कि जो एग्जिट पोल हैं वो उतने सटीक नहीं उतरे हैं। लेकिन इस बार किस तरह से, किन समीकरणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं यही सही होंगे, या एक तरह से एक दिशा जो है नतीजों को देते हुए ये दिखाई देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल थोड़े से बदल भी सकते हैं, सीटें कम ज्यादा भी हो सकती है। ये एग्जिट पोल एकदम एग्जैक्ट होंगे ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये मैं बात को मानता हूं कि जो परिणाम में बहुत परिवर्तन नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी और बहुमत नहीं मिलेगा। देखिए, 350 सीटें अगर दी जा रही तो हो सकता है कि 320 सीटें आए, 320 सीटें दी जा रही तो हो सकता है 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए।
एनडीए को अगर 350 सीटें दे रहे हैं तो हो सकता है कि एनडीए को 340 सीटें आए, 400 सीटें दे रहे हो तो 380 सीटें हो सकता है, सीटें कम ज्यादा होंगी। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल इस तरीके से परिवर्तित होंगे कि कांग्रेस वहां पर अपने गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? देखिए, कांग्रेस को उस स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती थी जब कांग्रेस 125 से 150 सीटों कम से कम अपने खाते में 200 सीटें अगर लेके आती है। कोई भी सरकार जब बनाता है जब एक बड़ा दल उसके साथ जुड़ा होता है। 2004 में अगर आप देखेंगे कि तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस की 136 सीटें 145 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की 136 सीटें आई थी। दोनों के बीच में 8 सीटों का फर्क था। गठबंधन के दलों ने मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस के साथ जाना तय किया, उन्होंने सरकार बना ली। 2014 और 2019 का परिणाम देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें पे थी और कांग्रेस 52 सीटों पे थी। आज क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि कांग्रेस 200 सीटें जीतने जा रही तो गठबंधन के साथ सरकार बना लेगी? कांग्रेस जो विपक्ष का नेता 2 चुनाव से नहीं ले पा रही 2014 और 2019 से, 2024 में कांग्रेस अगर 60-65 सीटें लेकर आती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी 10 से 15 सीटें बढ़ा ली है। जी, अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार के बारे में एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है बिहार के अंदर, वो अकेले चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी का छोड़कर आ गए थे और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय यह लग रहा था कि जब 2024 का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की यह गलती रही कि कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने साथ रख नहीं सकी। नीतीश कुमार एन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में चले गए, मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार का जो पक्का वोट बैंक है, लव कुश का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ों का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 38 और 39 सीटें जीतने की ताकत देता है। तेजस्वी यादव इस बार बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ नीतीश कुमार, उसके साथ चिराग पासवान जुड़े, उसके साथ जीतन राम मांझी जुड़े, उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं। तेजस्वी के सामने 5 दलों का गठबंधन है और तेजस्वी के साथ सिर्फ कांग्रेस अकेली है जो बिहार के अंदर एक अकेली सीट जो किशनगंज जीती थी वो भी जीतने की स्थिति में नहीं है। तो तेजस्वी चुनाव से लड़ रहे, लेकिन सहयोग का सपोर्ट न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समीकरण जो बहुत अच्छा बिहार के अंदर बना हुआ है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पर 40 में से 35 से 36 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही है। और आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, लालू प्रसाद यादव ने इस बार यादव को कम दिया है। और आपने बहुत अहम बात कही है समीर जी, आपने बहुत अहम बात कही है गरिमा जी। जिस तरह से समीर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह गलती रही कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं रख पाए, और जब भी नीति की बात रही, हमने देखा कि इंडी गठबंधन के तमाम जो पार्टियां उसके साथ आई, उन सब के अलग अलग मैनिफेस्टोज थे। जनादेश तो एक के लिए होता है, जनता जनार्दन सुप्रीम है। आप जनादेश की अगर हम उसका सम्मान ना कर पाए, हम एक चेहरे पर चुनाव ना लड़ पाए और उसके बाद फिर एग्जिट पोल पर ठीकरा फोड़ना तो ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ रही, मैं तो बस क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रही हूँ। और जैसा कि आपकी एंकर ने खुद मेरी बात की पुष्टि करी कि एग्जिट पोल्स पूर्व में गलत साबित हुए हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगी। वाकई में एग्जिट पोल्स जो है गलत साबित हुए हैं तो उसको सही कैसे कह दें आप? ये थोड़ी मोदी जी, चलिए ये बात तो सही है ना कि नीतीश, चलिए मेरा सवाल तो नीतीश कुमार पर था कि नीतीश कुमार को आप साथ नहीं रख पाए, जिसका फायदा साफ तौर पर एनडीए को मिलता हुआ, जिसमें मिलता हुआ नजर आया। तेजस्वी अब अपने दम पर कितनी लालटेन को फूंक मारकर आप बताइए आग जला पाएंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। गिरगिट को रंग बदलना आप बचा पाएंगे क्या? जब गिरगिट ने रंग बदलना ही बदलना है तो वही हाल आज नीतीश कुमार का है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कितनी ठेस उन्होंने खुद पहुंचाई है, इस तरह से बाजी पलट कर, दल पलट कर, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसका जो एक कहते हैं ना सूरत और सीरत, जिसकी जो फितरत होती है वो उसको थोड़ी हम बदल सकते हैं। तो उनकी यही फितरत रही है, वो ऐसे ही पाला बदल और ऐसे ही थाली के बैगन रहे हैं, उसके लिए तो मैं खैर क्या कहूं। लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप में एक यूथ आइकन बनकर उभरे हैं, आप इससे इनकार नहीं कर पाएंगी। उनकी लोकप्रियता या उनकी जो पाला बदल के इनके साथ होते हैं, पाला बदलने
पाला बदलकर आपकी थाली में भी आपकी कई थाली में लोग तो आए। थे। एसएन सिंह जी से हम जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, क्या मैं आप जवाब यही देना तो बोल चाहेंगे? रही हूँ, उनकी आपका हो फितरत गया। यही है। बिल्कुल, आपको मैं पूरा मोहर समय नहीं मिला लगा है। रही हूँ नीतीश सिंह कुमार साहब, जी आप पर, बताइए। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो थाली का बैगन है, वो किस तरफ उन तक हो जाएगा वो किसी को भी नहीं पता। गरिमा जी, हवा की बोलने धोखे की तरह है, चलिए, किसी आपकी तरफ बात- लचक जाती है कमर उनकी कमर कहीं भी लचक जाती है, क्या करें? गरिमा जी, एक मिनट देखिए, आपने अपनी बात रखी तो उस पर जवाब देना बनता है एसएन सिंह साहब का। आप सुनिए, पूरा पैनल और समीर जी तेजस्वी यादव को कम आंकने की गलती कर रहे हैं, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तेजस्वी नहीं, हमने तो नहीं कहा था, हमने तो कहा कि जो भी सीटें आ रही हैं उनके बदल रही हैं एग्जिट पोल में, हमने तो कहा वही चीज। अब गरिमा जी की बात हो गई। एग्जिट पोल की बात है। गरिमा जी, आपकी बात होगी। गरिमा जी, मैं तो कही रही हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये नौजवान लड़के हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, और आपने मैनिफेस्टो की बात कही तो आपने किस नेता को हमारे मैनिफेस्टो पे मोहर लगाते नहीं देखा? तेजस्वी यादव खटाखट बोल रहे थे। चलिए, गरिमा जी, एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सिंह साहब, बात पूरी कीजिए। यादव खटाखट बोल रहे थे मंच से, तो वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मोहर लगा रहे थे। आपको मुझे समझ नहीं आता कि आपको विरोधाभास लग कहाँ रहा है। गरिमा जी, आपने अपनी बात कह ली, आपको उनका टाइम भी मिल गया। आप सिंह साहब को कहने दीजिए। गरिमा जी, देखिए, आपकी दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में जो भी रहेगा उसको इसी पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि दूसरी की कमी को ढूंढो, दूसरी की कमी को। सिंह साहब, एक काम करते हैं, मैं आपके बिल्कुल आपके पास आऊंगी क्योंकि अश्विनी वहां पर खड़े हैं और इन्होंने बहुत अहम बात की। गरिमा जी, एक मिनट प्लीज, देखिए, अब आप धूप में, हमारा रिपोर्टर खड़ा है, हमें उससे सवाल पूछने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि एसी के कमरे में बैठकर हम सवाल जवाब करते हैं। प्लीज एक मिनट आप रुकिए। अश्विनी, क्योंकि गरिमा जी ने कहा कि ये सब बहुत यूथफुल लड़के हैं, जिन लड़कों का जिक्र वो कर रही है, राहुल गांधी, और साथ ही साथ उन्होंने बात की यहाँ पर अखिलेश यादव। मुझे मुलायम का वो कथन याद आ रहा है, जब मुलायम थे उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन जो तुम कर रहे हो अखिलेश यादव से, ये ठीक नहीं है। ये जो चुनाव अब लड़ा जा रहा है 2024 का, ये मुलायम के बिना है। क्या उसकी ये सलाह जो अब हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है? साइकिल को जो हाथ का साथ मिला है उसने उसकी रफ्तार को और कम किया है। आंचल, देखिए, मैं जो यूथ आइकन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी एक राजनीतिक स्थिति मजबूत की है। अपने परिवारवाद का जो भी उनके ऊपर आक्षेप लगा करते थे उससे अलग उन्होंने एक मजबूत नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाई है। लेकिन गरिमा जी जो सवाल कर रही है उसका एक जवाब ये भी है कि क्या राहुल गांधी ऐसे ही इतने बड़े यूथ आइकन उत्तर प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 1989 के बाद से, 90 के बाद से कांग्रेस डिटोरिएट होती चली आई और कांग्रेस का आज नामलेवा संगठनात्मक स्थिति, सच्चाई ये है, कहने में लोगों को बुरा लगेगा, सुनने में भी बुरा लगेगा, बूथ पर बस्ता लेने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट का बस्ता लेने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। कांग्रेस को अंतर समीक्षा करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उसकी हालत उत्तर प्रदेश में कहाँ है। आज उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जाकर लेफ्टिनेंट की तरह राहुल गांधी अखिलेश यादव के चुनाव में जाकर खड़े होते और जनता किस तरीके से होगी। एक चीज मैं और कह रहा हूं, यही एग्जिट पोल या फिर यही जो निर्णय, यही जो मत प्रतिशत आएगा, जो जनादेश आएगा, अगर कांग्रेस इन सीटों पर, इससे ज्यादा सीटों पर रही होती तो इंडिया गठबंधन आज जीतने वाली सीटों के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतता, ये सच्चाई है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो कि सपा बसपा जैसे गठबंधन में नहीं जा सकता है, वो जाके अपने आप कांग्रेस का वो सीट जो भी विधानसभा में 2000, 4000, 5000 बचा है, वो बचा है, वो हमेशा भाजपा पे जाता है। भाजपा की मजबूत होने का एक कारण ये भी है। और आप बताइए, 17 सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश छोड़ के आप वायनाड चले जाते हैं, वायनाड जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश दोबारा आते नहीं है, भारत यात्रा के दौरान एक बार आते हैं, रायबरेली की सीटें जो है वो आप छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिसने कांग्रेस की कार्यशैली से कांग्रेस को खुद कमजोर किया। अमेठी रायबरेली गढ़ हुआ करता था, रायबरेली राहुल गांधी का इस बार शिफ्ट कर जाना, बड़ा सबको उम्मीद है वहां पर किशोरी लाल शर्मा बहुत अच्छा करेंगे, जनादेश क्या आएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने अपने घर की सीटें, पैतृक सीटें, पारिवारिक सीटें, जो भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई सीटें हैं, उन पर भी लोगों से अपना जनादेश प्राप्त करने लायक अपने को नहीं समझा। तो कांग्रेस को एक गहन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की स्थिति देश में, उत्तर प्रदेश में जब तक नहीं सुधरेगी, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा नहीं होगा, किसी से गठबंधन कर ले। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर लड़ी है, कहना यह सही होगा कि समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से यहाँ पे लड़ी है, कांग्रेस के जितने भी वोट हैं, गरिमा जी को बुरा लग सकता है, टीएमसी यहाँ कुछ नहीं है, ललितेश प्रति त्रिपाठी एक सीट पर लड़ रहे हैं, वही अगर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े होते तो उनके जीतने की संभावना आज की स्थिति में और ज्यादा होती। स्थितियां ये हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस
इस यूटोपिया में रहती है कि वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है जिसका जनाधार बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखने में आ रहा, चाहे 2014 की बात हो, 19 की बात हो, एक म्यूजिकल चेयर जैसा ही मानसिकता है कि कुर्सी पे जो नहीं बैठ पाएगा, म्यूजिक बंद होगा, हमको मौका मिलेगा, जनता बैठा देगी। इस मानसिकता से कांग्रेस को उबरना पड़ेगा। इससे एक कदम और आगे बढ़ के मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी गरिमा जी को नाराज नहीं होना चाहिए। गरिमा जी 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और 4 को भी हम लोग बैठेंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे। आप दूसरे को भी समय दीजिए और सुनिए। देखिए, चुनाव लड़ने और जीतने के 3-4 आधार होते हैं: नेता, नियति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। आप लोग नेता तय नहीं कर पाए कि देश को बताएं कि भाई कौन नेता होगा, किसका नेतृत्व होगा। कार्यकर्ता जमीन पर आपके थे नहीं, कार्यक्रम कोई चला नहीं रहे थे। कार्यक्रम सिर्फ था मोदी जी को हटाओ। क्यों? जनता पसंद करेगी तो आपके हटाने से नहीं हटेगी। और मैं तो एग्जिट पोल की एक और बात कह रहा हूं कि आप सबसे बड़ा पोल ये समझ लीजिए कि जहां जहां कभी आपके झंडे फहराते थे, आज पश्चिम बंगाल में जब आप वहां से समाप्त हुई, आज तक वापस नहीं कर पाई आपकी पार्टी। यही हालत उत्तर प्रदेश में आपकी रह गई, यही हालत गुजरात में रह गई, कमोबेश बहुत सारे प्रदेशों में जहां कभी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की भारी संख्या में कांग्रेस के लोग जीत के आते थे, आपकी गलत नीतियों के नाते वहां दोबारा कभी आप वापस नहीं हो पाए। तो आपको सोचना होगा कि आप अपने उन चीजों को मजबूत करिए, उन कमियों को ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी कभी 7% वोट पाती थी और 2 सीटें पाती थी, लेकिन लगातार 14%, फिर 22, 28, 34 और आज 51-52% अगर वोट पा रही है। इस नाते कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास कहते नहीं है, करते हैं। आपको प्रयास करना चाहिए। विश्वास, विकास और प्रयास, ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर 100 रुपए का भी सामान आप किसी ऐसी दुकान में नहीं छोड़ेंगे जहां विश्वास ना हो, कहीं 50,000 का छोड़ देंगे और विकास के कार्य करेंगे। जो आप, एक और बात 10 सेकंड में कहूंगा, जब आपके कालखंड थे आपने जो विकास के कार्य किए होंगे, चूंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है कि वो उससे बड़ा मूल्यांकन कोई नहीं करता है, तो वो देखी कि जनता ने देखा हुआ है कि कांग्रेस किस तरह से कार्य करती थी। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कार्य किया। नहीं तो 3-3 बार एक सरकार का रिपीट होना और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये केवल चैनल पर बैठ के नहीं होता, ये जनता के विश्वास के नाते और मोदी जी के विकास सोशल मीडिया पर, मोदी जी के प्रयास के नाते बिल्कुल प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। और गरिमा जी को हम बताना चाहेंगे, जो अभी जो एनालिसिस दिया था हमारे संवाददाता, जो वहां पर धूप में तप कर जन जन के पास जाकर बिल्कुल लगातार कई दिनों से वहां पर जायजा लिया है। समीर जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे संवाददाता का आपने एनालिसिस सुना, एसएन सिंह साहब कह रहे हैं, गरिमा जी ने भी अपनी कुछ चीजें दी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जहां पर जिन जगहों पर कांग्रेस जो है कभी बहुमत में रहती थी, कांग्रेस का आधार कहे जाते थे, वहां वो आधार प्राप्ति नहीं कर पाई। इस बार भी वहां पर झटका लगने की संभावना, ये किस वजह से है, ये क्या वजह है, क्या आप देखते हैं, किस तरह की मंथन की जरूरत है? और इसी में एक छोटी सी चीज ये भी समीर जी की, ये तमाम वो स्विंग स्टेट्स थी, खासतौर पर पश्चिम बंगाल से जो लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि आश्चर्यजनक नंबर्स आ सकते हैं, वो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। देखिए रमा जी और आंचल जी, मैं आपके माध्यम से गरिमा जी से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 यूथ आइकॉन तेजस्वी का और राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी का इसी दिन जन्मदिन है, इसी महीने 19 तारीख को जन्मदिन है, इसी महीने में 10 दिन बाद राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल गांधी 54 साल के पूरे हो रहे हैं। क्या 54 साल के व्यक्ति को युवा कहा जाएगा? मैं तेजस्वी को युवा मानता हूँ, तो 36 साल के हैं और बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक लंबा समय राजनीति के अंदर दिया है, एक राजनीतिक परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, एक प्रधानमंत्री देश को देने वाले परिवार में वो जन्म हुए, घर के अंदर उन्हें एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। मुझे लगता है राहुल गांधी अगर सड़क पर संघर्ष करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 72 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा युवा मानता है राहुल गांधी की तुलना में। 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, दिन में 18 घंटे वो काम करते हैं, युवाओं के साथ वो संवाद करते हैं, युवाओं के साथ प्रश्न और उत्तर का जवाब देते हैं। बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो उनको बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है, आपको निराश नहीं होना है, आप फेल भी हो जाओगे तो आगे भविष्य पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर युवा है तो राहुल गांधी को संवाद तो शुरू करना चाहिए। कांग्रेस की हालत के विषय में आपको जिक्र करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कभी संगठन रहा नहीं। आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, लगातार कांग्रेस समीर जी, क्योंकि गरिमा जी बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं इस पर एक गरिमा जी लेकिन पार्टी बना लेते हैं जी। ममता बनर्जी बंगाल में चली जाती है, अपनी पार्टी बनाकर सत्ता में ले आती है। कांग्रेस के पास कोई नेता स्थानीय रहा नहीं और कांग्रेस का यही कारण रहा
कि आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं और एक सीट मांगते हैं कांग्रेस से कि मैंने अपनी पार्टी विलय कर दीजिए, आपसे एक सीट दिलवा दीजिए। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लेकिन गरिमा जी क्या कुछ आप कहेंगी इन सभी बातों पर? नहीं, देखिए, जो अभी संवाददाता इनसे पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई सीटों पे अखिलेश यादव के सेकंड इन कमांड होते हुए हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े, ये तो हश्र हो गया। कभी इनके मुंह से ये नहीं निकलता कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री होने के बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सेकंड इन कमांड हो जाते हैं, उफ तक नहीं निकालते आपके संवाददाता। कभी कैलाश विजयवर्गीय सांसद होते हुए जो रणनीति है वो दिखाई देती है, आपकी रणनीति में तो आपको झटका लग रहा है गरिमा जी। समीर जी को इंटरप्ट करते हैं ना, एसएन को, मुझे क्यों इंटरप्ट करते हैं? वो आपके दर्शक भी देख रहे हैं। आप जो तर्क दे रहे हैं वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को। आप अपने उत्तर में तर्क नहीं दे रहे हैं। आप सुनिए, उसके बाद कैसे जो है कैलाश विजयवर्गीय एक सांसद रहते हुए उनको विधायक लड़ने भेज दिया जाता है, तब सेकंड इन कमांड नहीं होते। कैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी की तूती बोलती थी, आज मोदी ने क्या हाल कर दिया, वो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, उस पर उफ नहीं करते। लेकिन हाँ, राहुल गांधी अगर अखिलेश की सभा में चले जाएं तो सेकंड इन कमांड हो जाते हैं। और देश की दुर्दशा पर इसलिए शर्माती है क्योंकि जब पत्रकार लोग ऐसी चाकरी ये बंद कर दीजिए गरिमा जी, इसे बंद कर दीजिए। ये कांग्रेस की आदत बन गई है कि कोई अगर आपको सब एक मिनट दर्शन साहब इसका जवाब मुझे देने दीजिए। नहीं, आप यही करते हैं कि पत्रकार जो है, पत्रकार अपना काम कर रहा है, वो किसी पार्टी विशेष तरह नहीं बैठा हुआ है। प्लीज उसको माइंड में क्लियर कर लीजिए। क्या इसको सत्यापित कर सकते हैं? क्योंकि आपको तो नहीं बुलाते और आपने कहा बड़ा वो संवाद करते हैं। गरिमा जी, होता क्या है ना, होता क्या है गरिमा जी, जब आपको सच्चाई स्वीकार नहीं करनी होती है, जब आपकी सरकार रहती है तो सिर्फ तुष्टीकरण का कार्य करेंगी, जब विकास का कार्य नहीं करेंगी तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहेंगी, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएंगी, सिखों की हत्या करवाएंगी, हिंदू धर्म को कहेंगी कि ये लोग तो आतंकवादी होते हैं, तो निश्चित तौर पे परिणाम ऐसे ही आएंगे। क्योंकि ये तो भारत वर्ष जो है वो पूर्ण है गरिमा जी, यहाँ तो कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा कर्म आपने, आपकी पार्टी ने और कांग्रेस ने किया, उसको उसके फल को तो भोगना पड़ेगा ना। आप बताइए आपने किया क्या? आपने, इन्होंने एक बात कही जो इन्होंने जो बात की उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। इन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या हाल किया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। और दूसरी अहम बात, एक मिनट गरिमा जी, आपने कहा कि नरसिंहा जी, और दूसरी पार्थिव शरीर का भी सम्मान नहीं करना, ये कोई देखे कि कांग्रेस ऐसा करती है। मुझे लगता है कि मृतक शरीर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पार्थिव शरीर को भी ये लोग 10 जनपद में रखने नहीं देते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने पार्टी के सीताराम केसरी जी को बंद करते हैं, तो इन लोगों से सबूत रणनीति होती है और किसकी रणनीति कितनी सफल रही है ये जो है परिणामों में दिखाई देता है और ये रुझानों में दिखाई दे रहा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है जनादेश की। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये पोल ऑफ पोल्स है जिसमें एग्जिट पोल्स पर लगातार चर्चा हो रही है। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्यामा मिश्रा मुंबई से जुड़ी हुई हैं। श्यामा, अगर आप सारी डिस्कशन को सुन रही थी तो जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर जो दो गुट वहाँ पर रहे, उस तरह की राजनीति जो की गई वहाँ पर, कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूज नहीं हुआ। जिस गारंटी का जिक्र लगातार किया गया उसी पर आकर वोट किया गया और ये जो रुझानों में साफ तौर पर नजर आता है अगर हम महाराष्ट्र की तमाम सीटों का जिक्र करते हैं तो। देखिए आंचल, अगर आप एग्जिट पोल्स पर आपने देखे होंगे तो अगर आप उससे 2019 से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं 2019 से कम हुए हैं। यही मैं आपको पहले भी बता रही थी कि बीजेपी को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जितने आंकड़ों पर लड़ा था, इस बार भी अगर हम बात कर लें तो बीजेपी ने इस बार भी 28
जो नंबर्स हैं उस पे लड़े थे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मोटा नंबर्स आता हुआ दिख रहा है। और यही बात वोटर्स भी कह रहे थे कि बीजेपी को अगर अपने आप पर भी, अपने खुद के दम पर अगर वो लड़ते थे तो उन्हें और ज्यादा सीटें आ सकती थी। लेकिन उन्होंने इस बार, एक तो पार्टी टूटी है, दो पार्टी जो शिवसेना पहले उनके साथ जाती थी, जो उन्होंने 2019 में साथ में लड़े थे और उन्हें एक 41 जो 41 का आंकड़ा आया हुआ था, ये काफी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आक्षेप आती हुई दिख रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे से ज्यादा वोट यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को आता हुआ दिख रहा है, एग्जिट पोल्स की माने तो। और वही बात अगर हम बात करें तो अजीत पवार ने सिर्फ केवल 5 सीटों पर उन्होंने अपने पोल्स को लड़े हैं एनडीए के साथ जाते हुए, और एग्जिट पोल्स की अगर माने तो उन्हें 0 से 1 सीट आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी के समेत जो एनडीए है वो एक पॉजिटिव या यहाँ पर एक जो ज्यादा आंकड़े हैं वो सिक्योर करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही कहा जाता है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर वोटिंग कैसे हुई है, किधर हुई है। अजीत पवार की एक स्टेटमेंट आई थी कि ब्रह्मा भी नहीं बता सकते कि वोटिंग कहाँ हुई है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन स्टेट होता है यहाँ पर। सरकार बनने के पहले भी यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है। समीर जी कुछ कहना चाहते हैं? समीर जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आचल जी, और मैं महाराष्ट्र मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी हूँ, और महाराष्ट्र में लंबे समय के मैं रहा हूँ, तो महाराष्ट्र की राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। इंडिया टुडे में रहते हुए मैंने महाराष्ट्र को बहुत कवर किया। देखिए, महाराष्ट्र के इस समय की राजनीति बहुत बिखरी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना एक कांग्रेस के साथ, जिसके समय तक लंबे समय तक वो लड़ते रहे, उसके साथ चुनाव में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के टूटे हिस्से के साथ जा रही है, जो वोटर भी इस बात का कंफ्यूजन। लेकिन जमीनी स्तर पर एकनाथ शिंदे शिवसेना को जरूर तोड़कर अपने साथ ले गए, सिंबल जरूर अपने साथ में लेके गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जो सेंटिमेंट है मराठी आदमी का, जो कट्टर शिव सैनिक था, वो उद्धव ठाकरे और मातोश्री को भी अभी अपनी असली शिवसेना मानता है, और वो वोट उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है। इस बार मुस्लिम वोट भी उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा का आंदोलन हुआ था, मनोज जगाड़े ने जो किया था मराठा रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद दलितों को यह लग रहा था कि मराठा मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे, मराठा उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार, एक मराठी उप मुख्यमंत्री है वहां पर देवेंद्र फडणवीस, तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में लौटने के बाद ये लोग आरक्षित जो ओबीसी है उनका आरक्षण में से हिस्सा लेकर मराठाओं को दे दे। तो वहां एक ओबीसी का वोट बैंक भी जो है वो विपक्ष के पास जा रहा है। मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता है, और उनका जो बेटे श्रीकांत शिंदे जो कल्याण डोंबिवली के सांसद है, वहां से वो सीट जो बहुत होगी। अजित पवार बारामती से हार जाएंगे, वहां सुप्रिया सुले जीतेगी, और अजित पवार के एक और जो प्रदेश अध्यक्ष है जो वहां से रायगढ़ से लड़ रहे हैं सुनील तटकरे, वह सीट भी मुझे लग रहा है कि अजित पवार हार रहे हैं। अजित पवार और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संपत्ति नहीं बने, वो एक बोझ बनकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके कारण वहां नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा वोट बैंक है, और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर एक अच्छा वोट लेकर जा रहे हैं। और अगर कहीं एनडीए को नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान हो रहा है, तो सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होते हुए दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अलावा कई और ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कहा जा रहा है कि कुछ सीट्स जो हैं वो बीजेपी की कम हो सकती हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। चाहे हम बात करें हरियाणा की या हम बात करें राजस्थान की, दिल्ली में भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है। क्या वजह इसकी सबीर जी पाते हैं और किस तरह से इसको भी देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक इसमें आरोप नहीं लगाया है कि एग्जिट पोल हैं तो इनको नहीं मानना चाहिए, या फिर जो पत्रकार हैं वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार जो इस तरह से पत्रकारों पर, कभी ईवीएम पर या कभी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है, उसके पीछे भी वजह जानना चाहते हैं। देखिए मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूत और अच्छा विपक्ष रहे। कांग्रेस मजबूत होगी तो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं रही, समस्या ये, और यही कारण रहा है कि 2014 से लेकर 2024 के 10 साल के बाद कांग्रेस विपक्ष का नेता बनाने की स्थिति में नहीं आ रही। आपके बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ लगातार जुड़े रहे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अशोक चौहान जैसा नेता महाराष्ट्र के अंदर पार्टी छोड़कर जा रहा है, जो आपका मुख्यमंत्री रहा है, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिसका पूरा परिवार खानदानी कांग्रेसी रहा था, वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पे चिंता करना चाहिए कि उनके बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर मैं राजस्थान की और हरियाणा की बात करूं, 2 राज्यों की, तो मुझे लगा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस 3 सीटें जीतने की स्थिति में। रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, वह चुनाव जीत सकते हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी
जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करती रही है। जाट कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट वहां अपने साथ बड़ा वोट बैंक तैयार किया। खट्टर साहब को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया, अब सैनी साहब को वहां मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन अब जेजेपी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है हरियाणा में, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे तो जाट वोट बटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 सीट हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में भी कांग्रेस 3 सीटों पर फाइट में है, लेकिन 22 सीटें मुझे लगता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को ईवीएम पे दोष देने से बेहतर ही है कि कांग्रेस अपने संगठन पर काम करे, मजबूती से काम करे। इसमें एक प्रतिक्रिया गरिमा जी से भी ले लेते हैं। गरिमा जी, समीर जी ने जिन राज्यों में कहा है कि आपकी सीट्स आने की बात कही है, आप उसको भी नकारेंगी क्या? उसको भी कहेंगी कि नहीं, ये मतलब एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करेंगे? क्रेडिबिलिटी का सवाल अब भी उठाएंगे? देखिए रमा जी, सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, सवाल आप उठा रही हैं, सवाल आपने उठाया है गरिमा जी। आप एक मिनट, आप पूरा एक तफसील से मुझे एक वाक्य तो पूरा करने दीजिए। पूरे शो में आपने एक सेंटेंस मुझे नहीं बोलने दिया है। आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। इंटरप्शन आदमी का थॉट प्रोसेस ही पूरा बदल जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स ने खुद अपना मखौल बनाकर रख दिया। आप बताइए, जिस प्रदेश में 5 सीट हैं वहां भी 8 दे रहे हैं अति उत्साह में एनडीए गठबंधन को। जिस प्रदेश में 25 सीटें हैं उसमें 28 सीटें एनडीए गठबंधन को, और ये रेप्यूटेड चैनल्स कर रहे हैं। तो इसमें गरिमा दसौनी का सवाल या कांग्रेस का सवाल क्या? अपना मजाक और अपना मखौल इन चैनल्स ने खुद जानना चाहेंगे कहां पर इस तरह की गलती है। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, ये आप बड़ी बात कह रही है, कहां पर? एक नहीं, आपको 10 ऐसे आपको नाम भी देना पड़ेगा गरिमा जी। रेप्यूटेड और आप सुनिए, रेप्यूटेड चैनल्स हैं, बहुत ही जाने माने संस्थान। अरे आप बताइए, तो यही तो पूछा जा रहा है। सबके सर्वे हम लोग के पास है, आप बताइए तो किसने दिया? बुक्स में आना है। जो कल 5-6 सर्वे आया है, सबके रिकॉर्ड सबके पास है, बताइए तो कहीं केवल झूठ बोल रहा है। झूठ इसी नाते जनता ने आपको नकारा है। 8 सीटें हैं, आपको नकारात्मक बात करनी है, झूठी बात करनी है, आरोप लगाना है। अब ईवीएम पर भी आरोप लगाइए, अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाइए, जनता पे भी आरोप लगाइए। हमने जुनून देखा है, आपसे पूछा जा रहा है, हमने जुनून देखा है, आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए कहाँ पे ऐसा है? हमने हर आदमी के सर्वे का कोई ना कोई आधार होता है, जिसके नाते लोग सर्वे करते हैं। आप अपने सर्वे के बारे में बताइए, कोई मना करे तब ना। हमने देखा है कि महिला अपराध सबसे ज्यादा अगर बढ़े हैं तो वो भाजपा सरकार में बढ़े हैं। और गरिमा जी, महिला गरिमा जी, ठीक है, महिला सम्मानित पत्रकार महोदय पर भी सवाल उठाया समीर जी पर। मैंने सवाल कुछ नहीं उठाया, मैंने बस ये कहा शोभा नहीं देता जब एक पत्रकार प्रधानमंत्री ने इतना काम कर दिया जी, 18 घंटे काम। अरे प्रधानमंत्री जी ने काम किया तो रुपया डॉलर के बराबर लावा देते जनाब, 2 करोड़ नौकरियां सालाना दिलवा देते प्रधानमंत्री अपने गाँव। चलिए आपकी बात बड़ी लंबे समय तक देश में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 3 मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए विकास के कार्य करेंगे और सुरक्षा को मजबूत करेंगे, चाहे वायु सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो। आपके समय में कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवादी घटनाएं, हर जगह बम फूटना, आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मजबूत करते हैं। बुनियादी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, ये खुद भी महिला है। गरिमा जी, आप खुद भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, रमा महिला है। और महिला सुरक्षा की जब बात आ रही है तो पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, खास तौर पर जिस बेल्ट की बात लगातार की जा रही थी, यानी कि दक्षिणी पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं था, वहां से महत्वपूर्ण सीटें आती हुई। क्यों? संदेश खाली का जो मुद्दा था वो सर चढ़कर बोला कि किस तरह से वहां पर महिला सुरक्षा का हनन हुआ, और टीएमसी आपकी सहयोगी पार्टी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया संदेश खाली पर आपसे भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार आप देख रहे हैं मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दे जिस तरह से उठाए गए, चाहे महिला की बात हो, युवा की बात हो, या फिर एक नई दिशा जो है राजनीति को देने की बात हो, कौन से मुद्दे प्रभावित हुए? बड़ी संख्या में महिलाएं भी निकल कर आई, ना सिर्फ रैलीज में बल्कि वोट डालने के लिए भी। और अश्विनी से ये भी हम, क्योंकि अश्विनी लगातार हमारे साथ रहे हैं जनादेश के दौरान, प्रधानमंत्री ने खुद कहा और ये हमने खुद सुना, ये कई रैलियों को कवर किया अश्विनी ने, जहां प्रधानमंत्री ने महिला उन्मुखी किस तरह से अहम वोट बैंक और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, वोटिंग प्रतिशत बताता है ये।
अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इंडिया अलायंस है वो जो एक फ्लोटिंग बोट कहा जा रहा था, वो अपने मैं ये बताऊंगा कि पक्ष में क्यों नहीं ला पाया? कहा था। जी अश्विनी, कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, निश्चित तौर से वो जनादेश में स्पष्ट तरीके से दिखेगा कि परिवार में ही महिलाओं ने कैसे वोट किया है। अगर इंडिया गठबंधन को वोट उसी परिवार मिला तो उस परिवार की महिलाओं ने लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ उसके अलावा नारी वंदन अधिनियम और अन्य चीज़ों की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यों की वजह से एक फैसिनेशन दिखा है महिलाओं में। वो निश्चित तरीके से जनादेश में स्पष्ट होगा। एक सवाल गरिमा जी ने कहा था कि मैंने वो जिक्र नहीं किया, मैं लेफ्टिनेंट कह रहा हूँ। बड़े सविनय तरीके से मैं ये कहूँगा, लेफ्टिनेंट कहने का मतलब था कि यहाँ पे नायब हो जाना उत्तर प्रदेश में, वो पूरा सजरा बताना या पूरा इतिहास बताना कि किन किन राजनेताओं के साथ क्या क्या हुआ है, वो सवाल नहीं था। उत्तर प्रदेश का एनालिसिस हो रहा था, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कांग्रेस, बीजेपी, इनका एनालिसिस नहीं हो रहा था। नहीं तो उसमें यह भी कहा जा सकता था कि सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, कहाँ कहाँ अन्य स्थितियाँ आई, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सविनय तरीके से ये कहूँगा कि कांग्रेस को अगर 80 सीटों में 17 सीटों पर लड़ना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो वो नायब नहीं है, लेफ्टिनेंट नहीं है, तो क्या है? 2004 में जब यूपीए का गठन हुआ था, ऑल टाइम लो मेरे ख्याल से 417 सीटों पर कांग्रेस उस समय चुनाव लड़ी थी। आज मेरे ख्याल से 318 328 के आसपास कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अगर 543 सीटों में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है, आके नीचे 300 के आसपास वो अपने आंकड़े को समेट देती है, तो ये लेफ्टिनेंट होना, नायब होना नहीं हुआ तो क्या है? कांग्रेस को सोचना चाहिए, यही मैं कहूंगा। वहां पे मेरा किसी तरीके से किसी के राजनीतिक कद को आंकना कम ज्यादा नहीं था। और सच्चाई तो ये भी है, उस पर मैं स्टैंड भी करूंगा कि मैंने अगर उत्तर प्रदेश में कहा है तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कद भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ज्यादा है राहुल गांधी के कंपैरेटिवली। किसी परिवार विशेष से आने की वजह से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कद नहीं हो जाता। कांग्रेस किसी भी अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर की गई एक टिप्पणी पर अगर इतना तिलमिला जाती है कि वो पत्रकारों को भी और दूसरे लोगों को भी ये बताने लगे कि इतिहास आप समझिए और भूगोल आप समझिए, तो ये वही मानसिकता है। इस मानसिकता की वजह से कांग्रेस आज इतनी गिरावट पे आई है। कांग्रेस को सही फीडबैक दिया जाना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। एक सवाल मैंने और उठाया था और मैंने कहा भी था कि ललितेश त्रिपाठी अगर भदोही से टीएमसी की जगह कांग्रेस की चुनाव से लड़े होते, जो कि कांग्रेस में ही थे, कमलापति त्रिपाठी के ही परिवार से थे, लेकिन उनको परिवार, वो मुख्यमंत्री परिवार से होने के बाद उनको छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ये स्थितियां पैदा करती है। कांग्रेस ने ये स्थितियां पैदा की, जो कांग्रेस से निकला वो राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ, नेता के रूप में नहीं। जो भी निकला वो राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ। ममता बनर्जी से लेकर वाईएसआर कांग्रेस तक दूसरे लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो एक चारण मानसिकता है कांग्रेस के शीर्ष पुरुष को, शीर्ष नेतृत्व को अपीजमेंट करने की मानसिकता है, वो आज कहीं ना कहीं लाकर कांग्रेस को इस स्थिति पर कर दी है कि कांग्रेस दो एम दर्जे पर खड़ी होकर चुनाव लड़ रही है। गरिमा, तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, जिस पर गरिमा जी से एक टेक लेते हैं। लगातार इसके बारे में बात होती रही है गरिमा जी, और खास तौर पर क्योंकि जिस इंडी गठबंधन की हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके अलग अलग अपने मैनिफेस्टो हैं, उनकी रणनीतियां अलग है, नीति अलग है। प्रधानमंत्री के नाम पर वो कोई चेहरा देश को नहीं दे पाए, और उस लिहाज से कैसे हम मान सकते हैं या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक स्पष्ट जनादेश हम तैयार हैं देश को देने के लिए? इसके बाद जाएंगे हम राजेश राज के पास। देखिए, मैं फिर आपको इतिहास में ले जाती हूँ। अरे इतिहास से पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना गरिमा जी, क्योंकि मैंने तो आपसे अभी का जो सिनेरियो है उससे रिलेटेड सवाल पूछा है। यही हुआ, आपसे पूछा गया कि आप किस चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बार जो चुनाव से पहले जब बैठकें हुई महागठबंधन की, उसमें कई आपके लीडर्स शामिल ही नहीं हुए, जिसमें ममता बनर्जी का नाम सर्वोपरि है। अभी भी जो बैठक हुई, अभी भी जिस तरह से चुनावी मौसम है, उस लिहाज से आपके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक चेहरा ही नहीं दे पाया। किस चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बोलूं मैं? जी बोलिए। हो गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव लड़ा, कोई मुख्यमंत्री चेहरा दिया था क्या? राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था क्या? मैं आपसे विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं कर रही, मैं तो लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं। सवाल किया था आपने विधानसभा चुनाव के दौरान कि बिना चेहरे के क्यों जा रहे हो चुनाव में? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। बहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा।
इसमें तो ये भी नहीं तय हो पा रहा है कि किस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। यही तो पूछा जा रहा है। अपने सहयोगी दलों को आपको बनाना चाहिए था, चेहरा कौन होगा यही तो पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने से टिकटों में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। गरिमा जी, ये पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं, बड़ा सवाल ये था कि जो इंडी अलायंस है उसमें पीएम का उम्मीदवार कौन है, उसमें पीएम का चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल था। और ये जवाब हम लेंगे राजेश से। राजेश बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये कांग्रेस को बार बार इतिहास में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जहाँ पर इंडी जिन राज्यों में बढ़त भी लेता दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के बगैर जो अन्य दल है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसकी वजह है? गरिमा जी, हमारे संवाददाता से हमें जवाब लेने दीजिए। और राजेश, राजेश वो ये कि कांग्रेस, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है रमा, कि कांग्रेस को सबसे पहले तो अपनी ड्राइविंग सीट छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप जितने भी उभर कर, चाहे वो लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, ये तमाम लोग कांग्रेस के खिलाफ सियासत में आए। जेपी आंदोलन में ये तमाम लोग जो हैं बड़े छत्रप बने। आज परिस्थितियों ने इतना बदल दिया है सब कुछ कि ये लोग कांग्रेस के साथ हैं। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में आए और पटना में जब उन्होंने बैठक बुलाई और एक छोटी सी शर्त रखी कन्वेनर बनाने की, कांग्रेस को जब पूरा मैदान सजा हुआ दिखाई पड़ता है तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठने की अपनी लालच छोड़ नहीं पाती है और नतीजा नीतीश कुमार जो है वो बाहर चले जाते हैं और इसकी वजह से पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था वो छत विछत हो जाता है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ड्राइविंग सीट जब तक वो क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में नहीं डालेंगे तब तक उनका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो ईगो और अहंकार है उसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। आज अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ होते तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार की फिजा कुछ और होती, क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी भी बिहार में है। अति पिछड़ा वोटर और महिला वोटर उनके साथ है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने अपना एक इमर्जिंग लीडर की जो छवि है उसको आगे बढ़ाई है। एक युवा छवि, खास करके नौकरी देने के मामले में उनकी छवि आगे आई है। लेकिन जो उनके स्वजातीय वोटर जो कल तक हिंदुत्व के नाम पर 2014 और 19 में बीजेपी के साथ चले गए थे वो इस बार इंटैक्ट हो गए, जिसकी वजह से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि बिहार में चुनाव जो है वो टाइट हो चला है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तेजस्वी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अगर बहुत अहम बात कह रहे हैं चाहते तो राहुल गांधी कैंपेन में उनके साथ होते, सिर्फ वो मीसा भारती के कंस्टिट्यूएंसी पाटलिपुत्रा जाते हैं, भागलपुर जाते हैं। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बिहार के परिदृश्य से राहुल गांधी आउट नजर आते हैं। जी, बहुत अहम बात आपने कही। मिशन साउथ पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा रैलियां अगर इंडी गठबंधन की बात की है तो साउथ में हुई है, वहां से भी नंबर्स एक्साइटिंग नहीं है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है पोल ऑफ पल्स में, क्योंकि हम मिशन साउथ की बात कर रहे थे। समय भी हमारे पास कम है। हमारे साथ सिंह साहब जुड़े। सिंह साहब, मिशन साउथ के लिहाज से हमने देखा कि ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया गया, जिसका हम असर एग्जिट पोल में भी देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, क्लीन स्वीप वहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको कि आंध्र प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूँ तो रेड्डी साहब क्या रेडी नहीं थे, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाया गया उसका सीधा फायदा एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है? देखिए, बड़े अच्छा सवाल आपका है। और प्रधानमंत्री जी और दूसरे लोगों में यही अंतर है कि कांग्रेस के लोग ये नहीं जान पाते हैं कि जहां हम कमजोर हैं वहां प्रयास करें। आदरणीय मोदी जी बार बार ये कहते हैं और प्रयास भी करते हैं कि जो अपना है उसको सर पे लगा के रखिए, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य किया। इसीलिए तो सबका साथ सबके विकास की बात की गई। इस चुनाव में भी आप देखी होंगी, चुनाव शुरू होने से 3 महीने पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात राहुल गांधी जी करने लगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण भारत
तभी विकसित भारत कहला सकता है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। अगर बनिहाल में भी ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, नॉर्थ ईस्ट का जिसको कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, अंतिम प्रदेश कहती थी, वहां पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी सभी मंत्रियों को कह रहे हैं रात्रि प्रवास करिए, वहां विकास के कार्य करें, यही कार्य साउथ में भी किया जा रहा है। साउथ को जब विकास से जोड़ दिया गया, साउथ की संस्कृति को जब संपूर्ण भारत से जोड़ दिया गया, जब तमिलनाडु और वाराणसी काशी संगम कराया जा रहा है, जब संगोल की स्थापना की जा रही है संसद भवन में, तो उस संस्कृति को संपूर्ण भारत से जोड़ के, उस विकास को संपूर्ण भारत से जोड़कर ये बताने का कार्य किया जा रहा है कि ये ऐसी वो पूर्वज की सरकारें होंगी जो ये देखकर कार्य करती थी कि कहां से हमको नफा है, कहां से नुकसान है। संपूर्ण भारत जब विकसित होगा तभी इस भारत को का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो पूरा हो पाएगा। तो मोदी जी की जो योजनाएं थी, आप देखे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो साउथ में भी बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए, विकास के कार्य हुए, जहां पे हमारी सरकारें नहीं थी। लेकिन बहुत सारे आपके वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं और विश्लेषण के तौर पे भी बताएंगे, बड़े सारे चैनलों ने और पत्रकारों ने इस बात को बताया कि जब कभी कांग्रेस की सरकार रहती थी तो जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं रहती थी वहां योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, उनसे वो दूरी बरतते थे। इसके उलट आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, संपूर्ण भारत में विकास का कार्य, तो साउथ में इतना ज्यादा विकास का कार्य हुआ। नॉर्थ ईस्ट जहां पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, यातायात की समस्या थी, 4-4 दिन लग जाते थे नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पे जाने पे, वहां पे जब विकास की सुगमता ले आया गया तो सब लोग अट्रैक्ट हुए। इस नाते लोग मोदी जी के लेते हैं एक प्रतिक्रिया। समीर जी आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से सिंह साहब ने बताया है तमाम मुद्दों के बारे में और तमाम जो कार्य किए हैं, वो कह रहे हैं कि इसका नतीजा साउथ पे खासकर जिस तरह का फोकस था, वहां पर बीजेपी को कहीं उन राज्यों में बढ़त मिलना जहां पर जो है आधार जो उतना मजबूत नहीं था, क्या दिखाता है। और इंडिया अलायंस को एक बड़े उसके रूप में देखा जा रहा था कि एक चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे पाए। जिस तरह से अभी जो है सवालों से विषयांतर हो रहा है, क्या लगता है आपको कि जो इंडिया अलायंस है वो मुद्दों से भी कहीं विषयांतर हुआ, जो सही मुद्दे थे, सही फोकस था, वो नहीं रह पाया, अगर हम इन रुझानों की बात करें तो? देखिए, पहले मैं आपको दक्षिण के लेके जवाब देता हूँ। दक्षिण को लेके भारतीय जनता पार्टी को जितनी चिंता करने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है कि दक्षिण के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, अगर आप 2019 का चुनाव परिणाम देखेंगे तो केरल की 20 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तमिलनाडु की 39 में से डीएमके के साथ गठबंधन में 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और पंजाब में 8 सीटें जीती थी। 3 राज्य थे जहां कांग्रेस को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, और 52 सीटें में से आधी सीटें कांग्रेस ने केरल, तमिलनाडु और पंजाब की सीटों से जीती थी। 2 राज्य जो है तमिलनाडु और केरल, अगर कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर छोटे छोटे दलों को साथ में जोड़कर, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां प्रचार अभियान करते रहे। राष्ट्रीय सेवक संघ ने वहां पर अपना संगठन मजबूत किया है, शाखाओं के माध्यम से वहां पे काफी बड़ा काम किया है। तो मुझे लग रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेलुगु देशम पार्टी छोड़ के चले गए चंद्रबाबू नायडू, उसको आंध्र प्रदेश में जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिना चंद्रबाबू नायडू के हम आंध्र प्रदेश में कुछ कर नहीं सकते, तो उसके साथ गठबंधन किया। पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया। उसका असर ये हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 203 सीटें जीतने जा रही है, और विधानसभा चुनाव भी हुई आंध्र प्रदेश के हुए, वहां पर सरकार बनने जा रही है तेलुगु देशम पार्टी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन के अंदर आप अपनी स्थिति को समझिए। अगर आप कमजोर हो तो किसी बड़े का सहारा लेकर आप वहां बना सकते हो। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी स्ट्रांग है, आपने क्यों अखिलेश को 1 सीट दे दी खजुराहो की? राजस्थान में आप बहुत मजबूत हो, आपने वहां पे भारतीय आदिवासी पार्टी को सीट क्यों दे दी? गुजरात में आप अच्छे थे, आपने आम आदमी पार्टी को 2 सीटें वहां पर क्यों दे दी? असम में आपने आम आदमी पार्टी को सीटें क्यों दे दी? कांग्रेस खुद जहां मजबूत है वो अपने सहयोगी दलों को सीटें देते जा रही, तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? जहां तक नैरेटिव की बात है, मुझे लग रहा है आप बेहतर बता पाएंगी कि जहां पर आपकी पार्टी मजबूत है वहां पर आपने क्यों इस तरह से टिकट का बंटवारा किया। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि जब साउथ की बात है, आपकी पार्टी का जनाधार वहां ज़्यादा मजबूत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आए हैं, अगर हम बात करते तेलंगाना की, जहां बीआरएस को बिल्कुल सुपड़ा साफ नज़र बता रहा है, क्योंकि टीडीपी और जनसेना के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ गठबंधन है, वहाँ पर आपकी भी परफॉर्मेंस पिछड़ती हुई है, वो आपका मजबूत गढ़ था। तो क्या वजह रही, कहाँ संगठन में कहाँ कमी आई? देश में सिमटा कर रख दिया है। दक्षिण भारत में केरल भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है,
और प्रदेशों की बात आप करेंगे तो मैं ये जो सिरे से आपके एग्जिट पोल आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इनको नकार रही हूँ, क्योंकि जमीनी हकीकत मुझे पता है सारे राज्यों की। और अभी बोलते बोलते समीर जी तो पता नहीं कितनी 100 सीटें दे गए एनडीए गठबंधन को आंध्र प्रदेश से। तो अगर इतनी 100 सीटें अकेले आंध्र प्रदेश में है तो अलबत्ता पूरे देश का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो विश्लेषक बैठ रहे हैं और जो एग्जिट पोल्स रेप्यूटेड चैनल्स दिखा रहे हैं वो अपने मखौल खुद उड़ा रहे हैं। आपने अभी कहा कि आंध्र प्रदेश से पता नहीं कितनी 200 से कुछ ज्यादा सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं एनडीए गठबंधन को, तो दिस इज एक्चुअली रिडिकुलस। मैं बताना चाहती हूँ कि साउथ में हम बहुत मजबूत हैं। मुझे खुशी इस बात की है। अभी फिर आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग खाली दिखाने के लिए सवाल गरिमा जी से है, कहते हैं ये दिखाने के लिए कि आप निष्पक्ष हैं, आप अनबायस्ड हैं, लेकिन आप बोलने कहाँ देते हैं। बस खाली सवाल दिखाने को गरिमा जी से है, बाकी सारा आप ही लोग बोल लीजिए। आपत्ति है आपके आकलन से, आप बताइए। समीर जी देखिए, मैंने कहा 100 सीटों का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें आती है, विधानसभा की 175 सीटें आती है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोग के साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अगर बेरोजगारी है, कांग्रेस को मुद्दा जमीनी स्तर पर उठाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कांग्रेस अगर कहीं कोई नाराजगी थी जनता के बीच में, तो जनता के बीच में डिलीवर करने के अंदर फेल हुए। सिर्फ ये क्या कहने से कि संविधान खतरे में और संविधान की कॉपी लेकर अगर राहुल गांधी क्योंकि बार-बार एक बात समीर जी, क्योंकि बार-बार मुझे लग रहा है इससे आप जनता से नहीं कनेक्ट होंगे। नहीं, एक सेकंड एंकर महोदय, समीर जी से मैं पूछना चाह रही हूँ। राहुल गांधी ने संविधान बचाओ कहा, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कही, बात तो भाजपा भी अंत्योदय की करती है, अंतिम छोर के व्यक्ति की करती है, पर पता नहीं जातीय जनगणना के बैकफुट पर क्यों है। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल समीर जी से पूछना चाहती हूँ। समीर जी ने अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा इन 7 चरणों में घटिया बयानबाजी पर एक शब्द नहीं कहा और अपने को आपकी पार्टी के कितने लोग सैम पित्रोदा की बयानबाजी की बात में आपको वापस आप बैकफुट पर आ गए। गरिमा जी, सैम पित्रोदा के बयानबाजी पे आपको बैकफुट पर आना पड़ा, मणिशंकर की बयानबाजी पर आपको बैकफुट पर आना पड़ा। आपको कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री का बयान बता दीजिए। चलिए राजेश के पास जाएंगे। हाथ में डंडा राजेश, उनकी पिटाई चाहिए, किसने कहा? राजेश, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार गरिमा जी को इस बात से बड़ी दिक्कत है कि जो नंबर्स हैं, हालांकि वो सोर्स नहीं बता रही, लेकिन ये नंबर्स तो सबके सामने हैं कि सबसे ज्यादा रैलियां राहुल गांधी ने केरल यानी कि साउथ में की, बाकी जगह नहीं। तो उस लिहाज से वो मान सकते हैं कि जिस जनादेश का वो सम्मान यहाँ नहीं कर रहे, हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, लेकिन जो जनता है वो जनार्दन है। लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद ये एग्जिट पोल आए और ये एग्जिट पोल हमारे किए हुए नहीं है, जो लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं, दावे हैं और उसके बीच में ये रुझान आए हैं। फिलहाल जो है एग्जिट पोल जो बता रहा है वो एनडीए को बढ़त बता रहा है, और जो तमाम मुद्दे भी थे, तमाम जो दावे प्रतिदावे भी थे, उनके बीच में हालांकि जो एग्जैक्ट है उसका इंतजार है परिणाम का, और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, और उसी के लिए स्पष्ट, निर्भीक और सही परिणामों के लिए भरोसेमंद परिणाम बिल्कुल लगातार आप देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।